आज के 10 एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक आयोजन 1971 में रामसर कन्वेंशन को अपनाने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। वर्ल्ड वेटलैंड डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस, पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस या जैव विविधता दिवस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। हर साल 2 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका मेन पर्पस वेटलैंड के कंजर्वेशन और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। इस दिन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसार कन्वेंशन पर साइनिंग हुई थी। कौन से कन्वेंशन पर फ्रेंड्स? रामसार कन्वेंशन पर साइनिंग हुई थी, जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए दुनिया का पहला इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी माना जाता है। यह कन्वेंशन जो है रामसार सिटी, जो कि ईरान में स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ईरान में एडॉप्ट हुआ था और यह कैस्पियन सी के कोस्ट पर स्थित है। कैस्पियन सी के कोस्ट पर स्थित है। अच्छा, इस ट्रीटी का नाम इसी सिटी के नाम पर रखा गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे को फॉर्मली पहली बार 1997 में ऑब्जर्व किया गया था। वेटलैंड को अक्सर किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है क्योंकि नेचुरल फिल्टर्स की तरह ये पानी से पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिन को रिमूव करते हैं। यह फ्लड कंट्रोल में मदद करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के रूप में फंक्शन करते हैं। वेटलैंड्स को कार्बन सिंक भी कहा जाता है क्योंकि यह जो क्लाइमेट में जो भी कार्बन होता है, एक्स्ट्रा कार्बन, उसको भी अब्जॉर्व करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 40% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेटलैंड से जुड़ी हुई होती है। भारत ने रामसर कन्वेंशन के साथ 1982 में जुड़ा था, अर्थात भारत ने रामसर कन्वेंशन 1982 में साइन किया था और ग्लोबली यह जो रामसर कन्वेंशन है ये 1975 में एनफोर्स हो गया था। वेटलैंड कन्वेंशन को बूस्ट करने देने के लिए अमृत भारत धरोहर, फ्रेंड्स ये याद कर लीजिए, अमृत धरोहर इनिशिएटिव जून 2023 में शुरू हुआ था। इस इनिशिएटिव के फोकस में है स्पीसीज और हैबिटेट कंजर्वेशन, नेचर टूरिज्म, वेटलैंड लाइवलीहुड और वेटलैंड कार्बन। ग्लोबली वेटलैंड को कोई सीरियस थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल और ह्यूमन एफ्लुएंट पोल्यूशन। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर का बढ़ना, जिससे कि उनकी ज़मीन जो वेटलैंड की है वो भी एग्रीकल्चर में आना, डैम्स और कैनाल्स बिल्ड होना वेटलैंड की ज़मीन पे, इससे भी वेटलैंड खतरे में है। रामसर फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जो उन रामसर साइट का रजिस्टर होता है जहाँ इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होने का रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब वो इकोलॉजिकली वो जो वेटलैंड साइट है वो चेंज हो सकती है, मतलब वो बंद हो सकती है, खराब हो सकती है या एक तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। इंडिया में ऐसे लिस्ट में एक कलादियो नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में स्थित है और लोहतक लेक है मणिपुर में, वह शामिल है। पहले इसमें चिल्का लेक भी आता था। इसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1993 में रिकॉर्ड किया गया था चिल्का लेक को। बाद में जब इसका रिस्टोरेशन हो गया और ये फिर से अपने नेचुरल हैबिटेट में आ गई, मतलब इसका डिस्ट्रक्शन से बचा लिया गया, तो 2002 में इसको लिस्ट से हटा दिया गया। अच्छा, रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेटलैंड का डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है। इसमें मार्स, फेन, पीटलैंड, वाटर बॉडी शामिल होती हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। इस डेफिनेशन में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर और इवन मराइन एरियाज जहाँ पे टाइड 6 मीटर से दब तक होती है वो भी शामिल होती हैं। इंडिया में वेटलैंड्स को 19 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि मैंग्रोव्स, स्वाम्स, रिवर, लेक्स,
फ्लड प्लेन, डेल्टा, मार्शेस, एस्चुरीज, लगून्स, कोरल रीफ्स और पीटलैंड। रामसार, अब फ्रेंड्स एक और बात, रामसार कन्वेंशन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो है ग्लैंड। अब ये ग्लैंड कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है स्विट्जरलैंड में स्थित। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, ये किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जागरूकता दिवस विशेष रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को एक ऑटो इम्यून बीमारी के रूप में संबोधित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, विश्व गठिया दिवस, सुप्रशिक्षित दिवस, स्वाद दिवस या गठिया जागरूकता दिवस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गठिया जागरूकता दिवस। हर साल आज ही के दिन मतलब 2 फरवरी को ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है सीरियस डिजीज के बारे में पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना। इस अवेयरनेस डे की शुरुआत 2013 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 2013 में। और इसे जो है ह्यूमनॉइड टॉइड पेशेंट फाउंडेशन ने शुरुआत की थी। ह्यूमनॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो गलती से अपने ही जॉइंट्स पर अटैक करने लगता है। इस अटैक के कारण जॉइंट्स में सूजन आ जाना, सीवियर पेन होना, स्वेलिंग होना, ये सब डेवलप हो जाता है। अगर टाइम पर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो आरए परमानेंट जॉइंट डैमेज के साथ साथ हार्ट मतलब दिल, लंग्स और आईज जैसे ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकता है। आरए को अक्सर ऑर्थोटाइटिस से कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। एक कंफ्यूजन यहाँ पे यूपीएससी आपको दे सकता है। आपको पता है फ्रेंड्स, एक वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी होता है। यह ह्यूमनॉइड आर्थराइटिस से अलग होता है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे बनाया जाता है 12 अक्टूबर को। यह अलग होता है फ्रेंड्स, यह आप याद रखिएगा। यूपीएससी ऐसे ही यहाँ पर आपको टैग क्वेश्चन पूछते हैं। भारत की पहली एफआरपी एल्युमिनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अंगुल, झारसुगड़ा, संबलपुर या राउरकेला। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, संबलपुर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने इंडिया का पहला फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट एल्युमिनियम यूनिट इनॉग्रेट किया है। कहां पर? उड़ीसा के संबलपुर में। उड़ीसा के संबलपुर में इनॉग्रेट किया है, वो भी कहां पर? लापंगा एरिया में। इस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से बनाया गया है। यह एफआरपी यूनिट स्पेशली ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम काम करेगा। यह प्रोजेक्ट के फुल स्केल ऑपरेशन होने पर इसमें 5,000 से ज़्यादा जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। हिंडाल्को जो है फ्रेंड्स, वह आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत एक फ्लैगशिप मेटल कंपनी है। इंडिया, तो एक और बात आपको बता दें, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है। क्या प्रोड्यूसर? सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर है। फ्लैट रोल्ड एल्युमिनियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो लाइट वेट होने के कारण ईवी में ईवी की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। ओडिशा इंडिया के एल्युमिनियम बॉक्साइट रिजर्व का भी हब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का कौन सा राज्य नाबालिगों के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरह सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है? विचार कर रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। टैग क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, किसने कर दिया है और कौन विचार कर रहा है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गोवा, केरल, पंजाब, असम। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, गोवा। गोवा गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया के 16 साल के सोशल मीडिया बैन को क्लोजली एग्जामिन करके गोवा में भी ऐसा प्रारूप लाने की सोच रही है, क्योंकि डिजिटल एडिक्शन और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आजकल एक बहुत बड़ा फिनोमेना बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इस रेगुलेशन के बाद लगभग 47 लाख टीनेज सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं।
जो इस पॉलिसी की स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को दिखाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अभी तक ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं लाया गया है। इंडिया के अभी ये भी जो भी रेगुलेशन है वह इंडिया के आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि किसी एज के लिए सोशल मीडिया बैन है। तो गोवा ऐसा पहला राज्य है जो ये करने की सोच रहा है कि वह कुछ उम्र से कम के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन कर सके। ऐसा ही कुछ फ्रेमवर्क पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी काम कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AIIA और CAYAIT मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और सेंटर फॉर एडवांस योगा एजुकेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज के बीच समझौते पर मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद को किस उभरते क्षेत्र से जोड़ना है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अंतरिक्ष चिकित्सा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, जेनोमिक संपादन या रोबोटिक शल चिकित्सा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अर्थात AIIA और सेंटर फॉर एडवांस योगा एजुकेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसका कोर एम है आयुर्वेदा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे इमर्जिंग डोमेन्स के साथ इंटीग्रेट करना। यह जनवरी 2026 में नई दिल्ली में साइन हुआ है। इस कोलैबोरेशन का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के थ्रू आयुर्वेदा को एविडेंस बेस्ड बनाना है। यह इनिशिएटिव प्रकृति बेस्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को सपोर्ट करता है और नेटवर्क फार्मोलॉजी के थ्रू आयुर्वेदा की ग्लोबल साइंटिफिक वैलिडेशन को स्ट्रेंथन करता है। AIIA जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नमो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति छात्रा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, 25,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या 60,000 रुपए। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, 50,000 रुपए। यह गवर्नमेंट इस स्कीम जो है वह क्लास 9 से 12 तक पढ़ने वाली गर्ल्स स्टूडेंट को कवर करती है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा ड्रॉप आउट्स को रोकना। इस फाइनेंस असिस्टेंस को 4 एकेडमिक ईयर्स में स्प्रेड किया गया है। 9 से 10 तक जो छात्राएं होंगी उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे और 11 क्लास में जो छात्राएं होंगी उनको 30,000 रुपये दिए जाएंगे और यह सपोर्ट के रूप में होगा उनकी एजुकेशन के लिए। स्कीम का बेनिफिट होगा उन फैमिलीज को मिल पाएगा जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम होगी। इस इनिशिएटिव का बड़ा एम एजुकेशन नहीं बल्कि न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स को भी इम्प्रूव करना है। यह गुजरात में लागू है ये स्कीम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गल्फ फूड 2026 में भारत ने किन किन स्थानों पर कंट्री पार्टनर रूप में कार्य किया है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अबू धाबी, शारजा, दोहा या दुबई। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, दुबई। गल्फ फूड 2026 का आयोजन दुबई में 26 से 30 जनवरी के बीच हुआ था। इस मेगा ग्लोबल फूड एग्जीबिशन में इंडिया एक ऑफिशियल पार्टनर कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट किया था। इवेंट में 600 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज ने अपनी एग्रो फूड और प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चर शोकेस किए थे। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सबसे बड़ा नेशनल पवेलियन क्यूरेट किया था। इसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ट्रेड ऑब्जेक्टिव के साथ लाइंड है। गल्फ फूड दुनिया का लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो है। ये फ्रेंड आप याद रखिएगा, एक फैक्ट पॉइंट है। APDA है, यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, और इंडिया और UAE ने CEPA अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यह साइन किया था 2022 में। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। 5200 वर्ष पुराने प्राचीन डगआउट नौकाएं पानी के भीतर कहाँ खोजी गई हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लेक सुपीरियर, लेक मेंडोटा, लेक मिशिगन, लेक हुरून। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, लेक मेंडोटा। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के विस्कॉन्सिन मेडिसन के पास विस्कॉन्सिन स्टेट मेडिसन के पास आर्कियोलॉजिस्ट ने 16 एशियन डगआउट बोट डिस्कवर की हैं। इनमें से सबसे पुरानी जो बोट है वह 3000 बीसी अर्थात आज से 5200 साल पुरानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 213। तो इसका सही जवाब फ्रेंड, अनुच्छेद 213, आर्टिकल 213। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करते हुए यूसीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेट किया है। जैसे ही गवर्नर अप्रूवल मिलेगा, ऑर्डिनेंस तुरंत इफेक्ट में आ जाएगा, जो इस बात को दिखाता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इमरजेंसी लेजिस्लेटिव नीड्स के लिए होती है। यह अमेंडमेंट यूसीसी के 1 ईयर कंप्लीशन को मार्क करता है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी 27 जनवरी 2025 को एनफोर्स हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अपशिष्ट सेब पत्तियों से जंगरोधी अवरोधक किसने विकसित किए हैं? आईआईटी दिल्ली, नागालैंड विश्वविद्यालय, आईआईसी या टीआईएफआर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड, नागालैंड विश्वविद्यालय। नागालैंड यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर इनोवेटिव रिसर्च कंडक्ट की है, जिसमें वाटर एप्पल लीव्स का यूज करके कार्बन क्वांटम डॉट्स, क्या फ्रेंड्स, कार्बन क्वांटम डॉट्स डेवलप किए हैं। यह कार्बन क्वांटम डॉट्स एसिडिक एनवायरनमेंट में कॉपर कोरोजन को इफेक्टिवली इनहिबिट करते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक कोरोजन इनहिबिशन एफिशिएंसी जो है वह 96.2% तक अचीव हुई है। यह टेक्निक ग्रीन केमिस्ट्री और सर्कुलर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं जो कल हमने आपसे पूछा था। कल हमने आपसे पूछा था कि चालीसा ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ मैं पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, विमोचन शब्द पर ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी ऐसी ही आपको क्वेश्चनों में ट्रैप करता है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद, श्री वेंकैया नायडू या श्री सीपी राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड, श्री सीपी राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री सीपी राधाकृष्णन ने चालीसा ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स लॉन्च की थी। यह बुक रिलीज करने का वेन्यू था वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव नई दिल्ली। इस बुक के ऑथर हैं फॉर्मर इंडियन आईएएस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार पचौरी। यह जो है राम जन्मभूमि के लीगल स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स को डिटेल में डॉक्यूमेंट करती है। फ्रेंड्स, कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, किस संस्था के ने बांस के बाजार तक पहुंच के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केवीआईसी, एनईसी बीडीसी, नीति आयोग या एमएसएमई मिनिस्ट्री। यह एक टैब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए कि आज की गई कड़ी मेहनत कल के सुखद भविष्य को नींव रखती है, इसलिए आपका मेहनत के लिए रुकना मना है। और इसी प्रकार से आप अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी की तैयारी में लगे रहें। यह सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।